अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम रिज्यूम करेंगे हमारा टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग से रिलेटेड। उसी में एक सर्चिंग का ही, जैसे कि मैंने बताया था, कि एक एवॉल्व्ड वेरिएंट है हमारे पास जिसे कहा जाता है हैशिंग। ठीक है, तो हैशिंग का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और इस पे एक और मज़ीद लेक्चर भी है हमारे पास। तो आज हम इसकी फंडामेंटल्स या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे और फिर इससे रिलेटेड एल्गोरिथम वगैरह पे जो बात होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हैशिंग क्या है? अच्छा, और लेक्चर नंबर है आज हमारे पास 8 और इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे हैशिंग से ही रिलेटेड, हैश टेबल, हैश फंक्शन, और अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स को, और फिर इन पर डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो हैशिंग क्या है? मैंने ये तो बेसिक आइडिया दे दिया है कि सर्चिंग की ही एक समझ लें टाइप है, लेकिन इसमें और बाकी सर्चिंग में फ़र्क क्या है और हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं उस पे बात करते हैं। तो सर्चिंग टाइम जो है, अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिथम पढ़े वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंपैरिजंस पे। ठीक है, लीनियर सर्च में हमने पढ़ा एक-एक करके सब एलिमेंट से कंपेयर हो रहा था, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी O ऑफ n। फिर हमने बाइनरी सर्च पढ़ा, उसमें क्या था कि हर मर्तबा डेटा सेट रिड्यूस हो रहा था, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कम हो गए थे, log 2 ऑफ n रह गए, लेकिन स्टिल दे आर डिपेंडेंट अपॉन n। यानी n पे डिपेंड कर रहे थे कि n जितना बढ़ता जाएगा उतना टाइम बढ़ता जाएगा। हमारी कोशिश क्या है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, या वही बात है, सर्च टाइम रिड्यूस करना है टू अवॉइड अननेसेसरी कंपैरिजंस। कंपैरिजंस जितने कम होंगे, जितनी मर्तबा मैं चेक करूँगा और फेल होऊँगा, उससे मेरा टाइम बढ़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं चेक करूँ, फेल ना हूँ और मुझे रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए, कंपैरिजन ज़्यादा ना करना पड़े। तो हैशिंग यहाँ पे आती है इनटू प्ले, और हैशिंग एक टेक्नीक है जो कहती है कि मैं सिंगल एक्सिस में, यानी पहली बारी में, पहली ट्राई में आपको रिज़ल्ट दे दूँ। ठीक है, यानी आपने डायरेक्ट जो पहले ही एक्सेस किया और एलिमेंट को चेक किया, तो थ्योरेटिकली वही वहीं पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, या वहीं पे कंक्लूजन आ जाएगा कि रिजल्ट फाउंड और नॉट फाउंड। ठीक है, थ्योरेटिकली ये अचीव हम करना चाह रहे हैं कि सिंगल एक्सेस में किसी भी डेटा को सर्च कर सकें। ठीक, तो हैशिंग क्या कहता है? इट इज़ अ टेक्निक्स वेयर वी कैन कंप्यूट द लोकेशन ऑफ डिजायर्ड रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू रिट्रीव इट इन अ सिंगल एक्सेस या सिंगल कंपैरिजन। ठीक है, अचीव ये करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पास कहना चाहिए कि इसकी मैकेनिक्स है, उसको हम देख लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। अब कह रहे हैं, सपोज़ करें आपके पास एक टेबल है, ठीक है? और टेबल में n एम्प्लॉइज़ हैं, n 10 भी हो सकते हैं, फिर वही कहूँगा n जेनेरिक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ। अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि 10, 20, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो टेबल में n एम्प्लॉइज़ हैं और ईच एम्प्लॉयी रिकॉर्ड जो है उसको एक यूनिक एम्प्लॉय कोड असाइन है। ठीक है? एम्प्लॉय कह लें या आप एक स्टूडेंट कह लें, हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, और वो आईडी क्या कहलाती है? की कहलाती है। ठीक है? वो आईडी क्या कहलाती है? की ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, यानी उस पर्सन को एक की प्रोवाइड की गई है जो यूनिक होगी और उसके रिकॉर्ड के साथ वो एफिलिएटेड होगी। इफ द की इज यूज्ड एज द एरे इंडेक्स, देन द रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय द की डायरेक्टली। अगर की ही मेरे एरे की इंडेक्स हो जाए, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि मैं डायरेक्टली एरे में वो की प्लेस करूँगा इंडेक्स की जगह और डायरेक्ट वहाँ से जाके रिकॉर्ड उठा लूँगा। ठीक है? तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। लेकिन इसमें क्या नुकसान है? इसमें नुकसान ये है कि अगर मैं डायरेक्टली की को इंडेक्स ही को की कहना शुरू कर दूँगा, तो इसमें नुकसान ये आएगा कि फ़र्ज़ करें कि आप, अगर आपकी क्लास की बात करता हूँ और आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ बात कर लूँ, 30 होंगे, 40 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी जो असाइन्ड आईडी है, यूनिक आईडी जो आपकी स्टूडेंट आईडी, उसकी बात करें तो 4 डिजिट्स की है एंड 5 डिजिट्स की है। इसका मतलब ये है कि मतलब से 8000 एंड समथिंग या 10,000 एंड समथिंग साइज़ का मुझे एरे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? इतना बड़ा मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, और जिसमें से मैं 30 या 40 लोकेशन यूज़ करूँगा, बाकी सब तो वेस्ट हो जाएँगी। तो मैं डायरेक्टली की को एज़ एरे इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकता है। बीच में कुछ मुझे कन्वर्जन रिक्वायर्ड है। ठीक है? अगर ये कर दूँ फिर तो मसले ख़त्म, स्पेस बहुत बढ़ जाएगा लेकिन टाइम बच जाएगा। ये भी नहीं मैं चाहता, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ सम ट्रेड ऑफ, मुझे स्पेस भी बचाना होता है, मुझे टाइम भी बचाना होता है।
तो हम क्या कह रहे हैं, इफ़ एल इज़ द मेमोरी लोकेशन वेयर ईच रिकॉर्ड इज़ रिलेटेड विद द की। मैं क्या करने वाला हूँ कि एक मेमोरी लोकेशन है वो एल है, ठीक है, एन नहीं है, एन एम्प्लॉयज़ हैं और एल मेमोरी लोकेशन है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, इफ़ वी कैन लोकेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम द की देन द डिजायर्ड रिकॉर्ड कैन बी रिट्रीव्ड इन अ सिंगल एक्स। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेमोरी मेरे पास जो है वो उतनी साइज़ के जितने मेरे एम्प्लॉय हैं या मुझे रिक्वायर्ड हैं। अब मेरा काम क्या है कि किसी तरीके से की से मैं इंडेक्स ड्राइव करूँ, ठीक है? की एक 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर है और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरी स्ट्रेंथ जो है क्लास की 30-40 है, तो मैं की को कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करूँ कि वो ऑटोमैटिकली इस रेंज में एक नंबर जनरेट कर दे, यानी 0 से लेकर 40 तक एक नंबर जनरेट कर दे। और वो नंबर डेफ़िनिटली यूनिक होगा हर एम्प्लॉयी का, हर एम्प्लॉयी के लिए इंडेक्स जो जनरेट होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये अगर मैं कर लेता हूँ, यानी की को किसी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर लेता हूँ इंडेक्स में, तो क्या होता है कि मैं सिंगल एक्सिस में चांस है कि मैं सिंगल एक्सिस में रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकूँ या सर्च कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा ये होता कैसे है? ये पॉसिबल इस तरह होता है कि वो जो की को ट्रांसफ़ॉर्म करती है चीज़ इंडेक्स में, वो चीज़ कहलाती है हैश फंक्शन। यानी एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूला है, उसमें आप के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें से आपको एक इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक है? फॉर कोडिंग कन्वीनियंस वी अज़्यूम दैट द की इज़ के एंड द एड्रेस इज़ एल एंड बोथ आर इन डेसिमल्स, इन इंटीजर यानी कि, ठीक है? So the location is selected by applying a function which is called hash function or hash function from the key. तो बात ये कह रहे हैं कि हैश फंक्शन एक सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, उसमें आप के की वैल्यू डालें, यानी वो 4 डिजिट की आपका एस आई डी जो है, तो वो आपको एक इंडेक्स जनरेट कर देगी और वो आपकी डिजायर्ड रेंज में होगी। 40 स्टूडेंट है तो उसका रेंज में 40 में ही आएगा, 50 है तो 50 में आएगा, 10 है तो 10 में आएगा। आप फार्मूला में नंबर ही ऐसा यूज़ करेंगे कि वो इससे बड़ा नंबर जनरेट ना करे, तो इससे मेरा स्पेस बच जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि मैं सिंगल एक्सेस में या एक ही बारी में अपना रिकॉर्ड सर्च कर सकूँ, ठीक है? पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल है या एक्चुअली भी पॉसिबल हो सकती है या नहीं। तो हम आते हैं फिर हैश टेबल की तरफ। हैश टेबल क्या चीज़ है कि आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अब मैं क्या बता रहा हूँ कि हर मर्तबा क्या है कि एम्प्लॉय का एक्चुअल डेटा है और डेटा के साथ-साथ की भी है। तो 2 चीज़ें स्टोर होती हैं की वैल्यू करके, ठीक है? तो मेरे पास टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक सिंपल एरे नहीं रहता। टेबल क्या होता है, मल्टी कॉलम्स आ जाती हैं, यानी 2D एरे को आप कह सकते हैं वो टेबल है। 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे में रोज़ एंड कॉलम्स आ जाती हैं, तो वो क्या है, एक एरे है, एक टेबल है। हैश टेबल या हैश मैप इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एन एसोसिएटिव एरे। एसोसिएशन होती है, आपस में रिलेशनशिप होता है की का वैल्यू के साथ। अ स्ट्रक्चर दैट कैन मैप की टू वैल्यू, ठीक है? यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, अभी मैं आगे आपको एग्ज़ाम्पल से समझा दूँगा। In a well-dimensional hash table, the average cost या number of instruction for each lookup is independent of the number of element stored in the table. कह रहे हैं कि अगर आपका ये हैश टेबल सही से बनाया जाए, यानी इसको सही से इसमें डेटा स्टोर किया जाए, तो आपको कितनी मरतबा टेबल में लुकअप करना पड़ा, मतलब देखना पड़ेगा रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट है किस पे, कि टेबल में कितना डेटा स्टोर है। डजेंट मैटर टेबल में 10 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, इसके बरअक्स, यानी इस पे डिपेंड ना करते हुए, इस पे रिलाय ना करते हुए आपको लुकअप करना होता है अगर आपका हैश टेबल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? अब इसमें क्या है, मैनी हैश टेबल डिज़ाइंस आल्सो अलाउ आर्बिट्रेरी इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ की वैल्यू पेयर एट कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट। ये जस्ट एक वही बात है कि एक कहना चाहिए कि ख्वाहिश तो यही है कि हमारी हम ये अचीव कर सकें, तो कैसे होगा इस पे देखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं कि एवरेज अगर होती है, एवरेज वो है कि अगर मेरा कहना चाहिए कि लग गया तुक्का तो लग गया। यानी मैंने अगर इस तरह प्लेस कर दिया तो सर्चिंग का टाइम भी एक ही है, यानी एक ही एक्सेस में हो जाएगी, इंसर्शन भी हो जाएगी और डिलीशन भी होगी। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो लीनियर सर्च का है कि मुझे सारे के सारे एलिमेंट को लीनियरली एक-एक करके चेक करना पड़े सर्च करने के लिए, और इंसर्शन का भी वही है और डिलीशन का भी वही है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, जो इसका एवरेज केस है। वर्स्ट केस तो इसका वही है कि पूरे से पूरा इसका टाइम एन हो सकता है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है, और वो गुंजाइश क्या है कि सिंगल एक्सेस में पॉसिबल हो सकता है।
अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैंने इंसर्शन और डिलीशन भी क्यों लिखा है, जब मैं हैश टेबल के लिए सर्चिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे इंसर्शन और डिलीशन भी नॉर्मल वाली नहीं करनी पड़ती, बल्कि हैशिंग की ही करनी पड़ती है। यानी ये तीनों फंक्शन हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंसर्शन और डिलीशन वो एरे वाले मेथड से करूँ और सर्चिंग के लिए मैं हैशिंग अप्लाई करूँ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एरे में आपने देखा सिंपल एक लीनियर एरे होता है, जबकि हैशिंग में एक हैश टेबल है। तो मुझे जब सर्चिंग या हैशिंग करनी होती है, तो इसमें सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन तीनों के मेथड बनाए जाते हैं और तीनों एक ही प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी जब आप लैब में ये तीनों फंक्शन इम्प्लीमेंट करें। एप्लीकेशन, बेशुमार एप्लीकेशन है। आप अगर बात करूं आपसे कि आप जाते हैं से नादरा के ऑफिस जाते हैं, आप अपना सीएनआईसी बताते हैं उसे। अब आप बताएं, वो सर्च करके आपका पूरा रिकॉर्ड देता है, कितनी देर में आ जाता है? विद इन सेकेंड्स आ जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की पूरी आबादी में से सर्च हो रहा है ना, अगर उसने लीनियर सर्च लगाया होता तो कितने करोड़ों लोगों को सर्च करने के बाद डिपेंड करता है आपका रिकॉर्ड आ जाए। बहुत सारे लोगों को चलें करोड़ों नहीं, कराची की बेस पे ले लेते हैं, आप लोकेलिटी एरियाज़ की बेस पे ले लेते हैं, तो आप पता चलता है, वरना ऐसा होता है कि आप से नाज़िमाबाद वाले नादरा के ऑफ़िस में हैं तो आपका रिकॉर्ड जल्दी आ रहा है, आप डीएचए वाली तरफ हैं तो देर से आ रहा है, फिर आप किसी और तरफ हैं तो फिर टाइम में फ़र्क आ रहा है, ऐसा हो जाता। अगर मैं लीनियर सर्च कर रहा होता, क्योंकि लीनियर सर्च क्या करता, पहले अपनी एरिया में देखता, फिर सेकंड एरिया में, फिर वो डिपेंड करता है कौन से एरिया किस सीक्वेंस में देखे। लेकिन आपने देखा ऐसा तो नहीं होता। आप कहीं पे भी जाते हैं, आपका रिकॉर्ड विदिन सेकंड्स आ जाता है और तकरीबन सब जगह पे किसी भी सेंटर में चले जाएँ, आप चाहे नाज़िमाबाद वाली ब्रांच पे जाएँ, चाहे डीएचए वाली ब्रांच पे जाएँ या एक्सवाईज़ेड कोई और ब्रांच पे जाएँ, तकरीबन टाइम कांस्टेंट सा ही आता है। कांस्टेंट सा मतलब है वही चीज़, लगभग सेकंड्स का ही टाइम आता है और आपका रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड इसीलिए रिट्रीव होता है कि वो जो सीएनआईसी है वो है आपकी ए नंबर जो है एक यूनिक की, और वो की जो है फाइनली जाके मैप होती है किसी डेटा पे, और जो डेटा सर्च कर रहे होते हैं टेबल में उस पे जो सर्चिंग प्रोसीजर अप्लाई होता है वो होता है हैशिंग। तो उसमें हम लीनियर सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, इट विल टेक, मतलब कहना चाहिए लॉट्स लॉट्स ऑफ टाइम। अगर मैंने उस पे लीनियर सर्च अप्लाई कर दी, वो उस डेटा सेट के लिए एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि करोड़ों का डेटा सर्च करना है और मेरा रिकॉर्ड कहीं सबसे आखिर में रखा हुआ, तो फिर तो वो सर्च ही करता रह जाएगा सिस्टम और मैं लाइन में खड़ा ही रह जाऊँगा, दिन गुज़र जाएँगे और मेरा नाम नहीं आएगा। इतनी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो एप्लीकेशन यही है, इन मैनी सिचुएशन हैश टेबल टर्न आउट टू बी मोर एफिशिएंट देन सर्च ट्रीज एंड एनी अदर table lookup structure. For this reason, they are widely used in many kind of computer software, particularly for associative arrays, database indexing, ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी नादरा की डेटाबेस इंडेक्सिंग की थी, कैशेस एंड सेट्स, ठीक है? बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक रियल टाइम एग्जांपल मैंने अभी आपको नादर से रिलेटेड दे दी, ठीक है? तो हैश टेबल के बारे में पता लग गया कि एक एसोसिएटिव एरे होता है, यानी इसमें की और वैल्यू दोनों रखे जाते हैं, की वैल्यू पेयर्स रखे जाते हैं। हैश फंक्शन, अभी जैसा कि बताया, एक ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, आपकी आप कहना चाहिए कि यूज़ टू मैप डेटा ऑफ आर्बिट्ररी साइज़। आर्बिट्ररी साइज़ जैसे कहना होता है 4-5 डिजिट की आपकी आईडी है, उसको एक फिक्स साइज़ एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जनरेट करता है, या की को कहना चाहिए इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है। The basic idea of hash function is to transform the key into the corresponding location या index in the hash table। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। बाकी नीचे घुमा फिरा के वही बातें कही गई हैं। हैश फंक्शन h can be defined as a function that take key as an input and transform it into a hash table index। ठीक है, द वैल्यू रिटर्न बाय द हैश फंक्शन कैन कॉल्ड, इसको हैश वैल्यू भी कहते हैं, हैश को डाइजेस्ट, सिंपली हैशेस, बहुत सारे नाम से कहा जाता है, हम इसको सिर्फ हैश वैल्यूज ही कहेंगे। फर्दर हैश फंक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दोनों टाइप के हैं। हम जो कवर करने वाले हैं वो है इंडिपेंडेंट टाइप के, और इंडिपेंडेंट में भी हमारे पास फर्दर बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, डिवीजन, मीन स्क्वायर मेथड और फोल्डिंग मेथड, लेकिन वी विल बी बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ हैशिंग, और इसमें हम सबसे सिंपलेस्ट या डिवीजन मेथड को कवर करेंगे, ठीक है? एक हैशिंग बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें पूरी पूरी पीएचडीज हो जाती हैं, लोगों की रिसर्च हो जाती है, इतनी डेप्थ है इसमें, ठीक है? लेकिन हम सिर्फ इसको हैशिंग को समझने के व्यू पॉइंट से एक ईज़ियर सा, सबसे ईज़ियर फंक्शन क्या होता है, डिवीजन मेथड, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हैश फंक्शन पे हम आने लगे हैं, असल बात पे थ्योरी हो गई है काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैश फंक्शन क्या होती हैं? सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि मैं हैश फंक्शन पिक करते वक़्त इन बातों का ध्यान रखूँ। पहली बात, सिंपल होना चाहिए कंप्यूटेशन।
क्यों सिंपल होना चाहिए? पता चले ऐसा ना हो कि मैंने हैश फंक्शन पे इतना टाइम लगा दिया कि इतने में तो मैं डायरेक्टली लीनियर सर्च से डेटा सर्च कर लेता। मतलब पता लग रहा है कि की को ट्रांसफ़ॉर्म करने में इंडेक्स में इतना टाइम लग गया, उससे कम टाइम में तो लीनियर सर्च मुझे रिज़ल्ट दे देता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन नहीं रखनी, सिंपल होना चाहिए और अब आप अभी आप देखेंगे बहुत सिंपल है। यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हैश फंक्शन से जब मैं डेटा को प्लेस कर रहा हूँ टेबल में, तो वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी सारे के सारे टेबल में ऑक्यूपाई हो। ऐसा ना हो कि हर सारी लोकेशन एक ही इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये मसला हो जाएगा। और ये मसला होगा तो फिर आती है कोलिजन, तो हमें कोशिश करनी होती है कि कोलिजन कम से कम हो। यानी मैं चाहूँगा कि मेरे पास कोलिजन कम से कम हो। ठीक है, तो थ्योरी काफ़ी हो गई। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, तो बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल ये है, एक सिंपल कंप्यूटेशन की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। मैंने जो हैश फंक्शन लिया है वो सिंपल क्या है, के बेसिकली बता रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है, की इनपुट आएगी और फंक्शन क्या है, के मॉड एम। ये वही मॉड ऑपरेटर है जो हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, ये वही मॉड ऑपरेटर है जो हमें क्या रिजल्ट में रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो वेयर के इज द की एंड एम इज द साइज ऑफ हैश टेबल। साइज ऑफ हैश टेबल यानी मैं एरे का साइज कितना रखना चाह रहा हूँ, और एच के इज द हैश एड्रेस और इंडेक्स ऑफ दैट एरे। ठीक है, सपोज कर लिया हमने साइज जो है इस वक्त 10 है, यानी एम की वैल्यू आ गई है 10, और की मेरे पास रन टाइम पे आएगी। मेरे पास ये डेटा सेट है और ये मेरा एरे आ गया है। इनिशियली मैंने आपको एम्प्टी शो किया हुआ है। ठीक है, इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, और साथ में मैंने कोलिजन काउंटर लगाया है कि कोलिजन अगर आएगी तो मैं अपने पास नोट कर लूंगा कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे क्या कोलिजन आ रही है। तो मुझे करना क्या है, हर मर्तबा ये फार्मूला ट्राई करना है। क्या फार्मूला ट्राई करना है, के मॉड एम। तो के मॉड एम जब मुझे ट्राई करना है, तो जब मेरे पास की 11 आ रही है तो मैं ट्राई करूँगा 11, और मॉड का साइन याद होगा आपको, मॉड और की मेरे इस वक्त सब टेबल साइज भी मेरे पास 10 है, और वेयर के इज़ द की एंड एम इज़, यहाँ पे मैं जो है की भी 10 ही ले रहा हूँ और एम भी 10 ही ले रहा हूँ। एम चूँकि ऊपर बताया हुआ है ना, एम इज़ द साइज ऑफ हैश टेबल, यहाँ पे साइज 10 है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10। अब इसको अगर मैं करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा क्लास इसका, 11 मॉड 10, रिमाइंडर क्या आएगा। क्लास बहुत आसान सा सवाल है, रिमाइंडर क्या आएगा 11 को अगर मैं, बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा मेरे पास 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 11 को कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ इसको 1 पे। तो इसका काम बिल्कुल यही होगा, मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो 11 को जब मैंने टेस्ट किया तो 11 प्लेस हो गया इंडेक्स नंबर 1 पे। इसी तरह जब मैं 22 को करूँगा, तो 22 का करना है तो फिर 22 के लिए भी यही फार्मूला मैं टेस्ट करूँगा। अब क्या है मेरे पास, 22 मॉड 10 करना है, तो 22 मॉड 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर। जी क्लास, इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्लास बड़ा आसान सा सवाल है। जीरो कैसे आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20, रिमेनिंग कितने बचते हैं 2। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। 22 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर आता है 2। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें 10 के टेबल में नहीं आ रहा ना 22, जितना ऊपर है उतना ही रिमाइंडर आएगा। तो 20 से ऊपर 22 है, सीधा 33 करूंगा तो 30 से ऊपर 33 है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसका रिजल्ट आएगा 2। तो इसका रिजल्ट 2 आने का मतलब ये है कि ये कहाँ प्लेस हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पर। तो ये हमने प्लेस कर दिया इंडेक्स नंबर 2 पे। सिमिलरली जब 33 करूँगा तो 33 का रिमाइंडर 3 आएगा, तो वो प्लेस हो जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। 44 को करूँगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, 44 पे प्लेस हो जाएगा। 55 फिफ्थ इंडेक्स पे, 66 सिक्स इंडेक्स पे, 77 सेवन इंडेक्स पे, 88 एट्थ इंडेक्स पे, 99 नाइन्थ इंडेक्स पे, और 0 पहले इंडेक्स। तो इस केस में मेरा पूरा का पूरा एरे ऑक्यूपाई हो गया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो नंबर्स ने सेम इंडेक्स जनरेट की हो। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी कोई कोलिजन
नहीं आई। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिंपल मैंने 10 से मॉड करता गया और कोलिजन नहीं आई। लेकिन ये एग्जांपल जान के मैंने ऐसी ली थी कि इसमें कोई कोलिजन है, क्योंकि सारे नंबर का रिमाइंडर मुझे पता था कि इंडेक्स फ्रॉम 1 0 टू लेकर 9 आएगा। तो इसमें इसीलिए कोई कोलिजन नहीं आई। यहाँ तक पहले बताइए बात समझ में आई है कि कोलिजन कोई नहीं आई। कोलिजन का काउंट 0 है क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मेरी इंडेक्स सेम है, यानी सबकी इंडेक्स अलग-अलग आ रही है, तो यहाँ पे हेंस नो कोलिजन। ठीक है? तो ये एग्जांपल जान के नो कोलिजन की रखी गई थी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं और हमारे पास आ जाती है एग्जांपल 2। ठीक है? अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि मैंने डेटा देखें बदल दिया। अब मैंने डेटा रख दिया 10, 20, 30, 40, 50 और अब आपको पता है अगर मैं ये करता हूँ कि आपके ख़्याल में मैं अगर 10 mod 10 करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। मैं अगर 20 mod 10 करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट भी 0, कंप्लीटली डिविजिबल है। मैं 50 का भी mod करूँगा तो उसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा? 0। तो ये तो मैंने ऐसा रख दिया कि हर नंबर जो है 0 जनरेट कर रहा है। तो ये जो है ये चीज़ कहलाती है कोलिजन, यानी मैंने की को कन्वर्ट किया हैश फंक्शन से और बहुत सारे यानी यूनिक जो आईडीज़ थी आपकी वो सेम इंडेक्स पे कह रही है मेरा रिकॉर्ड यहाँ प्लेस करो, मेरा रिकॉर्ड यहाँ प्लेस करो। तो ये चीज़ कहलाती है कोलिजन। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे पहला रिकॉर्ड तो मैं सक्सेसफुली प्लेस कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है? कोई कोलिजन नहीं क्योंकि जगह खाली थी। लेकिन जब मैं दूसरी दफ़ा प्लेस करूँगा, तो कोलिजन मेरी 1 आ चुकी है, यानी यहाँ पे ऑलरेडी डेटा मौजूद था और मैंने यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश की तो कोलिजन। फिर दोबारा प्लेस करने की 30 कोशिश करूँगा, फिर कोलिजन। 40 प्लेस करने की कोशिश करूँगा, फिर एक और कोलिजन है। 50 प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कोलिजन है। 60 पे भी कोलिजन है, 70 पे भी कोलिजन है, 80 पर भी कोलिजन है। 90 भी वही रिजल्ट जनरेट करेगा क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जो डेटा सेट में मैंने लिए हैं ये सब 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो सबकी इंडेक्स क्या निकल रही है? 0। तो इस वजह से यहाँ पे ये मेरे पास कोलिजन्स आ गई 9, यानी अगर ये मैंने पूरे 10 के 10 एलिमेंट प्लेस किए तो सब ने कहा मैं इंडेक्स नंबर 0 पे ही प्लेस किया जाऊँगा। तो 0 की वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि सारे नंबर कह रहे हैं मेरा डेटा 0 पे रखो, मेरा डेटा 0 पे रखो, मेरा डेटा 0 पे। तो ये है कोलिजन कि सेम इंडेक्स का जनरेट होना कोलिजन कहलाता है। तो यहाँ पे आपकी कोलिजन जो है मैक्सिमम हो गई, यानी मैक्सिमम ही हो गई। 10 एलिमेंट प्लेस किए उसमें से 9 पे कोलिजन है तो ये मैक्सिमम है। और जबकि आप देख रहे हैं कि टेबल मेरा खाली है, टेबल में 1 से लेकर 9 तक की जगह बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन टेबल में कोलिजन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि टेबल मेरा खाली भी हो और सब जगह ऑक्यूपाई हो जाए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। आप देखें सारे के सारे नंबर कन्वर्ज हो रहे हैं सिर्फ एक ही इंडेक्स पे, वो इंडेक्स है 0। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि कोलिजन क्या होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक? एक और एग्जांपल ये है, अब इसमें मैंने सॉर्ट ऑफ रैंडम डेटा रखा है। ठीक है? सब एक जैसे नहीं है, कुछ रैंडम से नंबर रखें। तो जब मैं प्लेस करना शुरू करूँगा, सबसे पहले वही 10 को प्लेस करूँगा तो 10 में रिमाइंडर आपको पता है 0 आएगा, 10 यहाँ प्लेस हो जाएगा। 12 करूँगा तो 12 में रिमाइंडर 2 आएगा, तो 12 यहाँ प्लेस हो जाएगा। देन 34 में 4 रिमाइंडर आएगा तो 4 की जगह प्लेस हो जाएगा। 77 में 7 रिमाइंडर आएगा तो वो यहाँ प्लेस हो जाएगा। 85 में 5 आएगा तो वो यहाँ प्लेस हो जाएगा। 61 में 1 आएगा तो वो यहाँ प्लेस हो जाएगा। और अब मेरे पास डेटा आ रहा है 25। 25 पे क्या होगा? कोलिजन होगा? येस और नो? जी क्लास, 25 पे कोलिजन होगा या नहीं? जी क्लास, क्या ख्याल है अब अगर मैं 21 25 प्लेस करूँगा तो कोलिजन आएगी या नहीं आएगी? अगर आएगी तो कौन सी इंडेक्स पे आएगी? 25 प्लेस कर रहा हूँ। 25 का मतलब है कि रिमाइंडर मेरा 5 आएगा। आएगी तो लेकिन कौन सी इंडेक्स पे आएगी?
5th वाली इंडेक्स पे आएगी, यानी जिस पे इंडेक्स नंबर 5 है। भाई ये है ना मेरे पास इशू, इशू क्या है कि 25 है, तो 25 को अगर मैं मॉड करता हूँ 10 से तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब है जहाँ पे 85 प्लेस है ये कहेगा कि मुझे भी वहीं पे प्लेस किया जाए। तो फिर यहाँ पर मेरे पास कोलिजन आएगी किस जगह पर, अ, इस जगह पर, यहाँ पर मेरे पास कोलिजन आएगी। ठीक, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ और देखते हैं कि कोलिजन आ रही है कि नहीं। तो अब अगर मैं प्लेस करता हूँ 25, तो एक मेरे पास कोलिजन आ गई, और फिर उसका 92 प्लेस करूँगा तो फिर से मेरे पास एक और कोलिजन आएगी 12 वाली जगह पर। फिर 55 प्लेस कर रहा हूँ तो फिर से रिमाइंडर 5 आएगा, तो फिर से कोलिजन आएगी 25 वाली जगह पर। ठीक है, और फिर उसके बाद 49 है तो 49 का रिमाइंडर 9 आएगा, तो इसमें कोलिजन नहीं आएगी। तो इस केस में जब मैं टोटली रैंडम डेटा लेने की भी कोशिश की तब भी मेरे पास कोलिजन है। ठीक है, मैंने रैंडम सा डेटा सेट लिया तब, और आपने देखा सेल में जगह मौजूद है, एरे खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी 3 इत्तफ़ाक़न कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि नंबर आए कि उसमें कोलिजन आ गई। तो स्टिल कोलिजन एग्ज़िस्ट करती है, और ये इनेविटेबल है, कोलिजन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोलिजन इज़ लाइक, मैं आपको कहूँ कि बर्थडे प्रॉब्लम। बर्थडे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप के से मैं बात करता हूँ, आप अपने फ्रेंड लिस्ट देख लें, से फेसबुक पे ही देख लें, अगर आपके पास मैं कहता हूँ कि से 400 फ्रेंड्स भी हैं, चलें 400 नहीं लेते, 300 ले लें या 100 भी ले लें, तो 100 में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, हालाँकि साल में दिन होते हैं 365, लेकिन उन 100 फ्रेंड्स में से भी आप देखेंगे कि किसी ना किसी दिन आपके पास मोर देन 1 की आ रहे होंगे बर्थडे है आज। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब 100 में से भी ऐसा हो रहा है कि एक दिन 2 या 3 की बर्थडे आ जाती है, तो ये मसला यही वाला है कि कोलिशन भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप जितना बड़ा एरे ले लें, चाहे एरे का साइज़ मैं बढ़ा के 10 से 20 भी कर दूँ, तब भी चांसेस हैं कि उसमें कोलिशन आ जाए। ठीक है? तो कोलिशन के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई है? ये थी सिंपल कंप्यूटेशन, मैंने एक मॉड लिया, मॉड 10 से करता रहा, तो मेरे पास रिज़ल्ट में इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो गई। क्लियर है क्लास ये बात? आगे बढ़ूँ? चलें ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल कंप्यूटेशन तो रख ली हमने, लेकिन कोलिजन आ रही है। अब हम देखते हैं कि मैं और मज़ीद क्या कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिंपल कंप्यूटेशन कर दी है। चेंज इसमें क्या आया है, चेंज इसमें ये आया है, मैंने कहा है कि m जो है ना, मैं एक प्राइम नंबर लूँगा। ठीक है, ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि अगर मैं प्राइम नंबर को एज़ अपना मॉड फैक्टर यूज़ करता हूँ, तो मेरे रिज़ल्ट सॉर्ट ऑफ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी एक ही जगह प्लेस नहीं होते, एरे में इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन चांसेस हैं। तो इस जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक प्राइम नंबर को एज़ m लिखने वाला हूँ। लेकिन वो प्राइम नंबर क्या होता है कि मेरे पास डेफ़िनेटली एरे का एक ना एक साइज़ है। एरे इसमें भी साइज़ 10 का है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरे का स्पेस यूटिलाइज़ करूँ और कम से कम वेस्ट करूँ। तो एरे अगर 10 है तो 10 से नीचे देखा जाए तो जो भी सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो मुझे कंसीडर करना होता है। ठीक है? लार्जेस्ट प्राइम नंबर विथिन द रेंज या विथिन द साइज़। तो अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ तो 10 में लार्जेस्ट प्राइम नंबर बनता है मेरे पास 7, तो मैं यहाँ पे मैं m कंसीडर कर लूँगा 7। लेकिन अगर मेरे पास से साइज़ होता 12, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर मेरा 11 बन जाता, मैं 11 कंसीडर कर लेता। या अगर मेरा साइज़ 11 भी होता तो मैं 11 ही कंसीडर कर लेता, क्योंकि 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मॉड फैक्टर अब मैं 10 के बजाय क्या यूज़ करने वाला हूँ, 7 यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? यानी क्या चेंजेज़ आएँगी यहाँ पे, अब मैं जब मॉड करूँगा यहाँ पर, तो अब 11 को मैं मॉड करूँगा किसके साथ? 7 के साथ। तो 11 जब मॉड होगा 7, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? इधर रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 7 + 4 इज़ 11। तो इस केस में 11 की प्लेसमेंट होगी 4th पर। 22 की बात करें तो 22 को जब मैं मॉड करूँगा 7 से, तो 22 को देखा जाए तो 7 3s आर 21, तो इसका बनेगा मेरे पास 1। ठीक है? इसका रिमाइंडर बनेगा 1। इसी तरह 33 को करूँगा तो 33
मॉड 7 का रिजल्ट मेरे पास आएगा, क्योंकि 7 4 आर 24 और 5 बचेगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक एक करके सारे यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अच्छा, कीप इन माइंड, आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने डेटा सेट में एलिमेंट ही कम कर दिए। एलिमेंट इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि जब मैं मॉड 7 कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं मॉड 7 कर रहा हूँ तो मेरे पास कभी भी डेटा 7 या उससे बड़ा नहीं आएगा। मेरे हमेशा नंबर जब भी रिजल्ट जनरेट होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जनरेट होगा। 7 8 9 नंबर कभी जनरेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उस पे कैप लगा दिया ना कि 7 होगा तो 0 दे दो, 7 से यानी छोटे ही नंबर आएँगे, 7 से बड़ा रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता। जब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 7 से छोटा ही आएगा। तो इसलिए मैं डेटा यहाँ पे 7 से ज़्यादा इंसर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि 7 से ज़्यादा करने का मतलब तो है ही यही कि मैं तो रेंज से बाहर, यानी मेरे पास जगह 7 की है और मैं 8 डेटा इंसर्ट कर दूँ, या जगह 7 की और 10 डेटा इंसर्ट कर दूँ, फिर तो कोलिजन आएगा ही आएगा। तो इट मेक नो सेंस कि मेरे पास जब जगह ही 7 की है तो मैं 10 एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा में से 10 में से 7 एलिमेंट ले लिए। अब 7 को 7 के अगेंस्ट चेक करते हैं कोलिजन आती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं 11 कहाँ प्लेस हो जाएगा, 4 पर, 22 प्लेस हो जाएगा 1 पर, 33 प्लेस हो जाएगा 5 पर, 44 2 पर हो रहा है, 55 6 पर हो रहा है, 66 3 पर आ गया और 0 मेरा 0 पे ही आ गया। और इत्तेफाक क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास इस डेटा सेट में वही वाला डेटा सेट है जिसमें 1 1 2 2 2 3 3 लिए थे, इसमें कोई कोलिजन नहीं आई। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरा केस चेक करते हैं, दूसरी एग्जांपल जो थी हमारे पास। तो इसमें क्या है, 10 20 30 याद है, इसमें मेरे पास मैक्सिमम कोलिजन्स आई थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी सीक्वेंस आगे पीछे हो गई है, चलिए कोई बात नहीं है। इसमें मेरे पास मैक्सिमम कोलिजन्स आई थी, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ तो 10 की प्लेसमेंट आप देखें 3 पर आएगी, करके देख सकते हैं आप कैलकुलेटर से। मॉड 7 10 और 7 में 3 का डिफरेंस होता है। 26 पर आएगा, 32 पर आएगा, 45 पर आएगा, 51 पर आएगा, 64 पर आ जाएगा और 70 तो होता ही है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये 0 पे है। तो इसमें क्या हुआ, जिसमें हमारे पास पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स आ रही थी वो रिड्यूस होकर कितनी रह गई, नो कोलिजन यानी 0। तो अगर मैंने, आपने देखा चेंज क्या किया है, मॉड का फैक्टर एक प्राइम नंबर लिया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, मेरे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं। तो मेरे पास ये 3 स्पेसेस वेस्ट हो रहे हैं। अभी इस पे हम आगे लेक्चर में बात करेंगे ये क्या है, लेकिन फिलहाल कोलिजन या तो कम हो जाएगी या तो बिल्कुल नहीं आएगी। और बिल्कुल ना आना वैसे तो आइडियल केस है, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर हो जाता है, लेकिन पिछले वाले केसेस से इसकी कोलिजन कम ही आएगी, यानी हम ये नहीं कह सकते पहले जिसमें कोलिजन कम थी बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे पिछले तीनों केसेस से इसकी एग्जाम्पल में तीनों में कम हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। लास्ट वाला केस ट्राई करते हैं, रैंडम नंबर। तो इसमें 10 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा। मॉड 7 कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, मैथमेटिकल है, मैं बार बार नहीं कर रहा कैलकुलेशन। और 85 यहाँ आ गया, 65 देखें, पहले 65 और 85 पे कोलिजन आया था, अब नहीं आ रहा। और 25 पे भी आया था, लेकिन देखें अब नहीं आ रहा। मैंने तीनों कोलिजन वाले रखे, 85 65 25। अब देखें सबकी इंडेक्स अलग अलग है। पहले ये सब एक जगह जा रहे थे तो थोड़ी बहुत इसमें कोलिजन थी, और इस केस में कोइंसिडेंटली मेरे पास कोई कोलिजन नहीं है। तो ये बिल्कुल मैंने आपके सामने आइडियल केसेस रखे हैं जिसमें कोई कोलिजन नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो कि कोई कोलिजन ना आए। कम अज़ कम थोड़ी बहुत कोलिजन रहती है, और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारे पास अगला लेक्चर है, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि कैसे प्लेस हो रहे हैं या कोई मसला, तो वो पूछ सकता है, वरना फिर आगे बढ़ते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कोलिजन्स आर इनएविटेबल। तो हैशिंग में कोलिजन आती हैं, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि इन कोलिजन का क्या किया जा सकता है।
तो कोलिजन का क्या किया जा सकता है, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कोलिजन को रिज़ॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोलिजन एक प्रॉब्लम है जो आएगी ही आएगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बर्थडे प्रॉब्लम में बताया कि आप चाहे जितने भी स्ट्रेंथ ले लें, या आप 100, जैसे कि मैंने बताया कि आप 100 फ्रेंड्स को भी चेक करें तो उसमें भी ऐसा है कि 2-3 ऐसे होंगे जिनकी बर्थडे जो होगी सेम डे आ जाएगी। यानी स्टिल आपका बफर कितना था, 365 डेज़ थे, आपने सिर्फ़ उसमें से 100 डेटा लिया, उसके बावजूद भी 2 या 3 डेटा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे इससे, जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ सेम बन रही होगी। तो ये प्रॉब्लम कोलिजन भी बिल्कुल ऐसे ही है कि चांसेस होते हैं कि आपकी जो है इंडेक्स सेम आ जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपसे एक रैंडम सा नंबर है 2, 4, 5, यानी तकरीबन 2500 कीज़ को भी हैश करें मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, 10 लाख कितने ज़्यादा होते हैं? 10 लाख और ठीक है, 10 लाख में मैं मैप करना चाह रहा हूँ कितने? सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीबन 2450, यानी कह लें एक तरीके से 2500 के करीब अगर मैं मैप करना चाह रहा हूँ 10 लाख पर। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, इवन विद द परफेक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मैं चाहे जितनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लूँ, अकॉर्डिंग टू दैट बर्थडे प्रॉब्लम जो मैंने अभी-अभी आपको बताया, देयर इज़ अप्रॉक्सिमेटली 95% चांसेस ऑफ एट लीस्ट 2 ऑफ द की बीइंग हैश टू द सेम स्लॉट। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 95% चांसेस हैं, इतना बड़ा डेटा सेट रखने के बावजूद भी, तब भी हो सकता है। तो देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन हैव res some resolution strategies to handle such events। ठीक है? तो हमारे पास कोलिजन आनी ही आनी है, ये बात पता लग गई, तो हम हैशिंग जब करते हैं तो साथ-साथ हम कोलिजन को रिज़ॉल्व करने की टेक्नीक भी उसमें ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं कोड के अंदर ही। तो उनमें से पहली टेक्नीक तो है जो वो कहलाती है सेपरेट चेनिंग, या इसे ओपन हैशिंग भी कहा जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि इसे मैं अगर आपको हाइलाइट करके दिखा दूँ, ये आपका एरे बकेट है, ठीक है? ये इंडेक्सेस हैं, ये जो बाहर लिखी हुई हैं। 0, 0, 0, 0, 1, ये आपके इंडेक्सेस हैं। अब हो क्या रहा है, इसमें मैं रिकॉर्ड को मैप करना चाह रहा हूँ, तो ये वाले अगर रिकॉर्ड देखें, ये जॉन स्मिथ और ये आपका सैंड्रेडी, इन दोनों ने सेम लोकेशन को पॉइंट कर दिया, यानी इन दोनों का जब मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया इनकी कीज़ पे, तो इनकी इंडेक्स 152 आ गई। ठीक है? तो 152 में क्या हुआ, पहले हो सकता है भई जॉन स्मिथ आया था, तो जॉन स्मिथ को मैंने यहाँ पे इधर इंसर्ट करा दिया। ठीक है? और फिर उसी इंडेक्स का अगर कोई और एलिमेंट आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसके साथ ही लिंक बना के आगे ऐड करा देता हूँ। और फिर इसी तरह से अगर फिर से कोई 152 का आएगा, तो मैं एक और लिंक बना के उसे भी आगे ऐड करा दूँगा। तो मैं हर इंडेक्स पे एक डायनामिक टाइप की लिस्ट मेंटेन कर, ठीक है? हर इंडेक्स पे एक डायनामिक लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ जो कि थ्योरेटिकली इन्फिनिट हो सकती है। यानी ये नहीं है कि हर इंडेक्स पे एक ही डेटा आएगा, एक से ज़्यादा आएगा तो मैं एक चेन बना के उसे आगे कर दूँगा। बिल्कुल चेन की तरह कि एक रिंग और डाल दिया, एक रिंग और डाल दिया, चेन को बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है? तो इन दिस मेथड ईच बकेट इज़ इंडिपेंडेंट एंड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ विद द सेम इंडेक्स। यानी एक इंडेक्स में मोर देन 1 एंटिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन वो लिस्ट की फॉर्म में होगा। यानी आप हर इंडेक्स पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ चेन लगे होंगे। द टाइम फॉर हैश टेबल, लेकिन यहाँ पे देखो क्या मसला आएगा, टाइम फॉर हैश टेबल यानी जो बकेट को, यानी 152 तक पहुँचने का टाइम तो कांस्टेंट है। ठीक है? जॉन स्मिथ से जाऊँ या सेंटर से जाऊँ 152 तक, तो दोनों एक ही टाइम में पहुँचेंगे। लेकिन जॉन स्मिथ को अप्रोच करना आसान होगा क्योंकि जॉन स्मिथ और चेन में सबसे पहले एंड पे लगा हुआ है, जबकि सेंटर बाद में, और अगर किसी तरह 100 एलिमेंट लगे हुए तो ये टाइम बढ़ाता जाएगा। तो कांस्टेंट टाइम तो है 152 तक पहुंचना, लेकिन प्लस द टाइम उस चेंज के अंदर ढूंढना कि भाई सेंड्रा स्मिथ कहाँ कौन से नंबर पे लगा हुआ है, जॉन स्मिथ कौन से पे, सेंड्रा डी कौन से पे। तो इस तरह टाइम बढ़ जाता है। फर्दर इसमें ये टाइम वेरिएबल है और ये मेथड थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और अभी हमारे कहना चाहिए कि जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उससे बियॉन्ड है। तो ये वाला मेथड अभी हम फ़िलहाल ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसमें आ रही है लिंक्ड लिस्ट। तो वो टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है और हम हैशिंग में इतनी डेप्थ में भी नहीं जाना चाहते, तो हम फ़िलहाल इसको अवॉइड कर रहे हैं जिसे कहा जाता है सेपरेट चेनिंग। बज़ाहिर ये सिंपल मेथड लग रहा है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो सकती है। तो हम जो मेथड फ़ॉलो करेंगे वो कहलाता है
ओपन एड्रेसिंग या जिसे क्लोज हैशिंग भी कहा जाता है। इस स्ट्रेटेजी में कुछ एजम्पशन है और वो एजम्पशंस हम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इन दिस स्ट्रेटेजी ऑल एंटिटी रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन बकेट एरे इटसेल्फ सो बिगर टेबल इज नीडेड। यहाँ पे कह रहा है कि आपको टेबल का साइज बिगर रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर एलिमेंट 10 है तो 10 नहीं रख सकते, उससे थोड़ा बड़ा रखना है। अब कितना बड़ा रखना है इस पे हम बात करते हैं। तो कह रहे हैं व्हेन अ न्यू एंट्री हैज टू बी इंसर्टेड द बकेट्स आर एग्जामिन्ड स्टार्टिंग विद द हैश टू स्लॉट एंड प्रोसीडिंग इन सब प्रोब सीक्वेंस अंटिल एन अनऑक्युपाइड स्लॉट इज फाउंड। इसमें इस तरीके से काम होता है कि मेरी इंडेक्स निकली से 1, 1 अगर खाली है तो मैं 1 पे जाके प्लेस कर दूँगा। मैंने कोई दूसरा एलिमेंट उठाया, उसकी इंडेक्स भी निकली 1, अब मैं 1 पे जाता हूँ और 1 ऑक्युपाइड है तो मैं 1 पे प्लेस नहीं करूँगा, बल्कि कुछ तरीका लगा के किसी और खाली लोकेशन पे इंसर्ट कर दूँगा। ये चीज़ें कहलाती हैं प्रोबिंग सीक्वेंस, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। तो इसमें कह रहे हैं कि सर्चिंग भी ऐसे ही होती है। सर्चिंग में क्या होता है, आप रिकॉर्ड ढूँढ रहे होते हैं और बकेट्स आर स्कैन्ड इन द सेम सीक्वेंस अंटिल द टारगेट इज़ फाउंड या एम्प्टी स्लॉट इज़ फाउंड। ठीक है? अगर आपको टारगेट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, एम्प्टी स्लॉट आ गया तो आप कहेंगे नॉट फाउंड। ठीक है? तो बात सिर्फ ये है कि इसमें प्रोबिंग सीक्वेंस यूज़ होती है। प्रोबिंग सीक्वेंस क्या है, इस पे फिर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन ये बता दिया है कि चेन जैसा कुछ नहीं है, उसी एरे के अंदर, उसी कॉलम के अंदर इंसर्ट होगा। उस प्लेस पे नहीं हुआ जो इंडेक्स आई है, तो कोई मेथड लगा के हम किसी और सेकेंडरी प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे इसको इंसर्ट कर देंगे। The name open addressing refers to the fact that location address of item is not determined by its hash value. ओपन का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इंडेक्स 1 आ रही है, यानी हैश फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करके, तो आपको 1 ही स्लॉट मिले। हो सकता है कभी 2 पे प्लेस करना पड़ जाए, हो सकता है 3 पे। तो इसलिए ओपन है, फिक्स नहीं है कि हमेशा ही 1 पे प्लेस होगा। डिपेंड करता है पहले कौन आया। अगर रिज़र्व हो गई प्लेस तो बाद वाले को 1 का प्लेस नहीं मिलेगा। कोलिजन आएगी, कोलिजन का कॉस्ट ऐड होगा और उसके बाद हम उसको एक नई प्लेस असाइन कर देंगे। ठीक है? A drawback of all these open address scheme is that the number of stored entities cannot exceed the number of slot in the bucket array. ठीक है? तो इसमें वही बात कह रहे हैं कि आपकी स्टोर्ड एंटिटीज़ का जो है बकेट एरे से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी आपने एरे का साइज़ एक मतलब 100 रख दिया तो 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा है कि रन टाइम पे डायनामिकली आप चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ईज़ियर इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये फिक्स इन साइज़ या लेंथ है। तो इनफैक्ट even with good hash function the performance dramatically degrades when the load factor grows beyond 0.7. ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोड फैक्टर से मुराद ये है 0.7। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास से वही वाली बात है कि 7 एलिमेंट्स हैं जिनको आप हैश करना चाहते हैं, तो कम से कम साइज जो है आप 10 रखें। ठीक है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं टू द टेबल साइज। ठीक है? यानी पूरा का पूरा फिल नहीं करना, 10 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो 10 ही का टेबल नहीं लेना है, टेबल थोड़ा बड़ा लेना है। और वो रेशियो क्या है? 0.7 का रेशियो आप रखेंगे तो आपके पास फेयरली जो है अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है? यानी अगर वही वाली बात है, 7 एलिमेंट के लिए अगर मैं 0.7 बताना चाहूँ तो 10 का साइज़ रखें और 7 एलिमेंट इंसर्ट करने हो तो। ठीक है? तो हमें कुछ अज़म्पशन्स इसमें लेके चलनी है और मज़ीद उस पे बात कर लेता हूँ। अ, इसमें आप डायनेमिक रिसाइज़िंग भी कर सकते हैं। डायनेमिक रिसाइज़िंग का मतलब ये है कि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि इनिशियली भाई आपके जो आपने एरे उसमें इंसर्ट कर रहे थे, उसमें 10 एलिमेंट थे, तो आपने साइज़ 15 रख लिया था। अब आपका साइज़ बढ़ते-बढ़ते बढ़ रहा है, तो आप उसी लिहाज से अपने टेबल को भी बढ़ा दें और वो रेशियो मेंटेन रखें, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया 0.7 या 0.75, 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो आप रन टाइम पे उसका साइज़ भी एडजस्ट करते रहें ताकि कोलिजन कम से कम हो। ठीक है? तो हमारी कोशिश क्या होती है ओपन एड्रेसिंग में कि एरे में इनफ एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हों। जब भी मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें 30% मेरे पास हमेशा जो है टेबल खाली होना चाहिए। अगर खाली होगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी या फेयर चांसेस हैं कि कोलिजन कम होंगी और एलिमेंट को जगह मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे तो कोलिजन आएगी, कोलिजन आने का मतलब है उसमें जो आप हम अज़्यूम कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांस्टेंट एक्सेस टाइम वो अचीव नहीं हो सकेगा। फिर क्या हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो फिर मेरे पास सिमिलर टू लीनियर सर्च वाला बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है? अगर मेरा साइज़ बिल्कुल फिक्स होगा, जितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो उस सूरत में मेरे पास फिर वही लीनियर सर्च की तरह ही बिहेव करेगा, यानी उसमें जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ हैशिंग से, वो अचीव नहीं होगा। यानी हैशिंग में एक्चुअली मैं एक ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ
टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? टाइम कम लगे इसलिए मैं अपना थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, यानी 25% एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, रिसाइज़िंग की वही बात कर रहे हैं, फुल भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल भी कर सकते हैं। और ये सब हम जब करेंगे तो ये हम 3 टेक्निक्स हैं यहाँ पे, इनको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। ठीक है? लीनियर जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसमें कुछ लिनियरिटी का बिहेवियर है या इसमें एक इक्वेशन यूज़ होगी जो लीनियर इन नेचर है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो हमारे पास इक्वेशन यूज़ होगी वो क्वाड्रेटिक इन नेचर होगी, और डबल हैशिंग थोड़ा-सा दोनों का ही दोनों की खामियों को दूर करने ते हुए डबल हैशिंग का टॉपिक है। तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये प्रोबिंग सीक्वेंस क्या होती हैं, और फिर इसको जब लैब में करेंगे अच्छे से तब ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, फिलहाल थ्योरेटिकल पॉइंट से मैंने बता दिया कि कोलिजन आएगी और कोलिजन को रिज़ॉल्व कैसे करना है, और वहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि इनको रिज़ॉल्व करने के लिए 3 टेक्निक्स हैं, और उन 3 टेक्निक्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक। तो अभी अगर यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूज़न, क्वेरी है तो पूछ सकता है, वरना फिर लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। जी, एनीवन, एनी क्वेरीज़? चलें तो फिर मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।